के थ्योरी टाइप क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, इनको प्रोवाइड नहीं करा सकता क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम लगता है एंड और मेरी भी स्टडीज़ चल रही हैं, तो मैं इनको समझा देता हूँ आपको कि इसमें क्या पूछा गया और उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो होमोफोन्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट पन्स एंड टू डिसीव द रीडर और टू सजेस्ट मल्टीपल मीनिंग डिस्कस। तो इसमें होमोफोन्स के बारे में पूछा गया है। देखो, होमोफोन्स अगर आपको पता है तो आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है थ्योरी की, आपको उसमें लिखना है। आपको लिखना है, आप क्या लिख रहे हो उससे संबंधित लिखो। ज़रूरी नहीं है आपका आंसर 100% राइट हो। आपको अगर उसके संबंधित नॉलेज है तो आप उसके लिख के आओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। 1-2 मार्क्स कटने से कुछ नहीं होता है। मार्क्स आपको टॉपर बनने के लिए नहीं लाने, आपको सिर्फ पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको लिख के आना है। ठीक है, तो होमोफोन्स क्या होता है? होमो मीन्स होता है सेम, फोन्स मीन्स होता है साउंड, मतलब प्रोनाउंसिएशन। जब कोई दो वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन समान हो लेकिन स्पेलिंग अलग हो, जो उनको लिखा जा रहा है वो कैसा हो, अलग हो, और उनकी मीनिंग भी कैसी हो, अलग हो। ठीक है, ऐसे दो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन समान हो लेकिन स्पेलिंग अलग हो और जो लिखा गया है वो अलग हो, मीनिंग अलग। जैसे डियर, डियर DEAR DEER, दोनों क्या है, अलग अलग स्पेलिंग्स हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन समान है। तो इनसे क्या होता है कि कभी कभी रीडर जैसे जैसे जो पढ़ने वाला है, मॉर्निंग और मॉर्निंग दो होते हैं, एक MORNING होता है, एक MOURNING होता है। अब वो पढ़ रहा है मॉर्निंग, उसके मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि सुबह वाला, लेकिन लिखा कौन सा है, MOURNING। मॉर्निंग मीन्स जो अंगड़ाई लेते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक पन बनता है, मतलब मजाक बन जाता है। पन मीन्स होता है कि ऐसी चीज़ जो हम मजाक में बोलते हैं, तो अब पन बन जाता है। तो उसको ये बोला गया कि ओमोपेंस कैसे पन क्रिएट करते हैं, मजाक क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो रीडर है, ठीक है, उसको मल्टीपल मीनिंग्स सजेस्ट होती हैं, मतलब बहुत सारी मीनिंग्स आती हैं दिमाग में। तो आप इसको लिख सकते हो कि होमोफोन से क्या होता है कि उसमें सेम प्रोनाउंसिएशन वाले साउंड रहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा इसमें पुट करना पड़े, कौन सी की बात हो रही है, तो दोबारा हमें वो सेंटेंस दोबारा पढ़ना पड़ता है समझने के लिए उसको। तो आप इसमें से डिस्क्राइब कर सकते हो अपने माइंड में। ठीक है, होमोफोन्स के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू द सिमलीज मेक्स द डिस्क्रिप्शन मोर बिडेड टू अस। बिडेड मीन्स होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, बिडेड मीन्स क्या होता है, अट्रैक्टिव, रियल टाइप का, रियल टाइप, इंटरेस्टिंग। तो जो सिमली है उससे जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे विविड बनता है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि सिमली क्या होती है, एक विशेषता बताती है, अलंकार होता है, जिससे क्या होता है कि भाषा को सुंदर बनाया जाता है, अट्रैक्टिव बनाया जाता है। सिमली का यूज़ हम करते हैं किसी को कंपेयर करने के लिए। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक अ मून, तुम सूरज चांद की तरह दिख रहे हो, तो उसमें क्या है, एक जान सी आ जाती है, जीवंत आ जाता है। ठीक है, एक ऐसा लगता है कि हाँ कंटेंट में दम है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि सिमली से बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। देखो, जब भी कोई भी आए, किसी भी फिगर ऑफ स्पीच की अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हाउ डू द सिमली, हाउ डू द मेटाफोर, तो आप इसमें सेम लिख सकते हो कि इनसे क्या होता है कि हम इफेक्टिव बनाते हैं लैंग्वेज को, अपने माइंड से अपने थॉट्स लिख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा क्वेश्चन है, द स्टाइल इन राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज द वे अ राइटर राइट्स। जो स्टाइल होती है राइटिंग की वो डिफाइन करती है कि राइटर कैसे लिखता है, इसको डिस्कस करना है। आप लिख सकते हो कि राइटर की जो नॉलेज है उसके हिसाब से राइटर में कितना वर्ड्स को क्रिएट करने की नॉलेज है, वो एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड सेंस में मीनिंग कैसे क्रिएट कर सकता है, उसको लिखना आता है, उसको कंपेयर करना आता है। ठीक है, उसको मीनिंग को बहुत सारे तरीक़ों में सोचना आता है, उसके अंदर नॉलेज है, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। उसको फिगर ऑफ स्पीच की नॉलेज है, उससे रेटोरिकल और लिटरल डिवाइसेस की नॉलेज है, वो अपने आप को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है पॉइंट्स को। तो ऐसा आप लिख सकते हो कि राइटर की जो लिखने की स्किल्स है उससे राइटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। चौथा है, राइम एंड रिदम आर टू ऑफ द मोस्ट इसेंशियल थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग एंड रीडिंग पोइट्री। जब भी आप पोइट्री को पढ़ते हो तो आपको राइम और रिदम दो चीज़ें याद रखनी है। रीडिंग, राइम, रिदम क्यों चाहिए, क्योंकि उसको ये लैम्प पढ़ा जाता है। आप ऐसे नहीं है कि ट्विंकल, नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर बट यू आर, तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे उसे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसमें आप थोड़ी लय में पढ़ते हो। ठीक है, एक रिदम में पढ़ते हो। राइम क्यों चाहिए आपको, क्या पता है कि स्टार और लास्ट में अगर मैचिंग वाले नहीं आ रहे तो पोइट्री का मतलब ही नहीं होता, अच्छी लगती है। तो आपको राइम और रिदम क्यों इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, वो लिखना है, तो अपने मन से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको डिफरेंस बताना है किसमें, लैंग्वेज और लिटरेचर में। मैंने बताया था कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा जिससे हम अपनी बात व्यक्त करते हैं दूसरे इंसान से। लिटरेचर क्या होता है कि भाषा का एक ये पार्ट है जिसमें क्या करते हैं जो राइटर्स होते हैं, ये एक कला को दर्शाता है, आर्ट को दर्शाता है, आपकी लिखने की क्षमता को दर्शाता है। लिटरेचर में कला, मतलब इंसान जो लिटरेचर लिखता है उसके अंदर नॉलेज होती है, उसे दर्शाता है, आपके अंदर टैलेंट है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो उसमें आते हैं नॉवेल्स, ड्रामास लिखना, स्टोरीज लिखना, पोइट्री लिखना, सॉन्ग्स लिखना, तो ये सब आते हैं लिटरेचर में। तो आपने देखा कि लैंग्वेज लिटरेचर दोनों डिफरेंस कैसे है। दूसरा, लिटरल मीनिंग और एक्सटेंडेड मीनिंग, मतलब कोई भी वर्ड जिसका
रियल मीनिंग अगर उपयोग किया जाए तो वो लिटरल है, और उसको अगर बढ़ा चढ़ा के किया जाए या फिर उसमें कुछ मसाला जोड़ के किया जाए, इमेजिनेशन में किया जाए, तो वो होता है एक्सटेंडेड मीनिंग। एग्जाम्पल से जैसे हम लें कि हमें यूज़ करना है फायर, ठीक है, फायर मीन्स होता है आग, ठीक है, तो हम इसको अगर अगर ऐसे लिखें कि पेट्रोल पेट्रोल में आग नहीं, मतलब पेट्रोल में तीली डालने से फायर लग सकती है, ठीक है, या फिर पेट्रोल पंप में जल्दी आग लगती है। तो हमने यहाँ पे जो आग है उसका वर्ड एक लिटरल मीनिंग में यूज़ किया है, एक लिटरल मीनिंग मतलब एक रियल मीनिंग में यूज़ किया है। अगर इसको मैं यूज़ करूँ एक्सटेंडेड में, ठीक है, तो मेरे मेरे आने से तुम्हारे अंदर आग लगती है, मेरे आने से तुम्हारे अंदर आग लगती है। तो मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ, बट आप इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। मेरे आने से तुम्हारे अंदर आग लगती है मतलब जलन होती है। तो वो जो जलन वर्ड है उसको मैंने किससे यूज़ किया है, आग से यूज़ किया है। तो यहाँ पे कौन सा मीनिंग है, एक्सटेंडेड मीनिंग है। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तीसरा है मल्टीपल मीनिंग एंड एक्सटेंडेड मीनिंग। एक्सटेंडेड मीनिंग आपको मैं बता चुका हूँ। मल्टीपल मीनिंग क्या होता है, जब लिटरल मीनिंग को हम 2-3 बार यूज़ करते हैं। लिटरल कोई वर्ड जिसकी सेम मीनिंग को हम क्या करते हैं, 2-3 बार यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, बैंक है, ठीक है, बैंक मीन्स होता है BANK होता है, ठीक है। इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो बैंक मीन्स क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से हम लोन लेते हैं और वहाँ पे जब पैसे जमा करते हैं। तो एक तो इसका बैंक हो गया, दूसरा बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा। दोनों अपने रियल मीनिंग में है, लेकिन उनका यूज़ हम 2-2 सेंटेंस में 2-2 जगह पे कर सकते हैं। तो उससे हम बोलते हैं मल्टीपल मीनिंग, मतलब एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, मल्टीपल मीनिंग। डिफरेंस ये है कि मल्टीपल मीनिंग लिमिटेड होते हैं और एक्सटेंड मीनिंग आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है। आग अगर एक्सटेंड मीनिंग बनाना आता है तो आप कितने भी एक्सटेंड मीनिंग लिख सकते हो, लेकिन मल्टीपल मीनिंग्स की लिमिट होती है, उनकी जो मीनिंग्स होती हैं उनकी क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है। अगला देखते हैं होमोनियम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ, ठीक है। होमोनियम्स क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों समान होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। होमोनियम्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण और जिनकी स्पेलिंग, जो लिखने का तरीका है, जो उसके वर्ड्स हैं वो समान होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं होमोनियम्स। अब होमोफोन्स मतलब सेम, और फोन्स मीन्स होता है आवाज़। जब प्रोनाउंसिएशन समान हो, मीनिंग डिफरेंट हो और स्पेलिंग डिफरेंट हो तो वो होता है होमोफोन्स। ध्यान रखना, जब प्रोनाउंसिएशन समान हो, मीनिंग डिफरेंट हो और स्पेलिंग डिफरेंट हो तो क्या होगा, होमोफोन्स। होमोग्राफ्स, ग्राफ मीन्स क्या होता है, आप जब भी कोई की चीज़ दर्शाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ, मतलब लिखने से है। तो जब स्पेलिंग समान हो, जो लिखा गया है वो समान हो, मीनिंग डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, तो वो होता है होमोग्राफ। जैसे होमोनियम्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है कि मीनिंग सेम, ठीक है, और नहीं, मीनिंग डिफरेंट हो, स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, आप जो लिख रहे हो और बोल रहे हो वो अगर समान है तो वो क्या है, होमोनियम्स है। मीनिंग कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। जो आप बोल रहे हो वो समान है तो वो क्या है, होमोफोन्स है। जो आप लिख रहे हो वो समान है और जो बोल रहे हो वो समान नहीं है तो वो क्या है, होमोग्राफ्स है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है इन तीनों में डिफरेंस। फिफ्थ देखते हैं स्ट्रक्चर वर्ड और कंटेंट वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो, कोई भी स्पीच होती है उसमें दो टाइप के आपको, मैंने आपको जो वर्ड्स होते हैं आपको दो टाइप के मिलते हैं, एक तो बड़े होते हैं, एक छोटे होते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने बोला कि राम इज़ ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, तो इसमें जो राम है वो थोड़ा बड़ा है, इज़ छोटा है, इज़ हो गया, ईटिंग बड़ा है, अ छोटा है, मैंगो बड़ा है, ठीक है। तो जो राम ईटिंग मैंगो ये अलग वर्ड होते हैं, इज़ और ए अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है स्ट्रक्चर वर्ड, एक होता है कंटेंट वर्ड। मैंने इसका एग्जांपल दिया था अपने नोट्स में कि जैसे मान लो कि घर बनता है तो उसमें जो ईंटें लगती हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ क्या होती है घर बनाने में, ईंट। ईंट को जोड़ा कैसे जाता है, सीमेंट से। तो सीमेंट के किसका काम करता है, स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो वो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक्चरल पार्ट हो जाएगा। और जो ईंट है वो क्या है, कंटेंट पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो वर्ड बड़े होते हैं, जो नाउन और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में आते हैं, वो आपके होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड, नहीं, वो आपके होते हैं कंटेंट वर्ड जिन्हें हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ड, ठीक है। और जो वर्ड प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन में आते हैं वो आपके होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर वर्ड और कंटेंट या लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। सेवन्थ पे आते हैं, सिक्स पे आते हैं, पर्सनल प्रेफरेंस वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेफरेंस, ठीक है। तो पर्सनल डिफरेंस क्या होता है,
देखो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं अगर उनका यूज़ हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं पर्सनल रेफरेंस। जैसे मान लो कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट। अगर आप इनका यूज़ कर रहे हो तो ये कौन से होते हैं, पर्सनल रेफरेंस होते हैं। और डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस क्या होते हैं कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव रेफरेंस। जैसे एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर। ठीक है, हियर, देयर, जो ये प्रोनाउंस है ये क्या है, इंडिकेट करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, बेसिक नॉलेज मिल रही है डिफरेंस बिटवीन की। सेवेंथ है द प्रिंसिपल ऑफ पोलाइटनेस। अब देखो ये जो वर्ड है ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने इसमें इसको डाल दिया है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ पोलाइटनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके तीन प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है डोंट इम्पोज ऑन योर हियरर। देखो जब कोई आप बात करते हो तो आप क्या करो, हियरर जो सुनने वाला उसको क्वेश्चंस करो, उससे पूछो कि मैं क्या बात आपसे पूछ सकता हूँ या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला है डोंट इम्पोज ऑन योर हियरर। आप उसको फोर्स मत करो बोलने के लिए, आप उससे पूछो क्या मैं आपसे ये बात जान सकता हूँ। आप यूँ बोलो कि मुझे बताओ, आप बोलो कि क्या आप मुझे बता सकते हो, तो एक पोलाइटनेस से आप पूछ सकते हो उससे, तो उसे बोलते हैं डोंट इम्पोज योर हियरर। दूसरा प्रिंसिपल होता है गिव योर हियरर ऑप्शंस। आप क्या करो, हियरर को ऑप्शन दो। ऐसा मत करो कि आपने एक बात उस पर थोप दी, आप उसे क्या करो, ऑप्शन दो, उसकी राय जानो कि वो क्या चाहता है, उसके ऑप्शंस क्या है। ठीक है, तो उसको ऑप्शंस दो हियरर को। तीसरा है मेक योर हियरर फील गुड। जो सुनने वाला है आपको उसको क्या करो, ऐसा फील कराओ, मतलब ऐसी बातें करो कि उसको अच्छा फील हो, ऐसा नहीं हो कि उसके बुरा लगे या कुछ लगे। तभी आपकी एक जो लैंग्वेज है वो कैसी रहेगी, पोलाइट रहेगी। तो ये थे प्रिंसिपल किसके, पोलाइटनेस के। तीन होते हैं, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है डोंट इम्पोज योर ऑन योर हियरर, दूसरा है गिव योर हियरर ऑप्शंस, तीसरा है मेक योर हियरर फील गुड। तो ये हो गया आपके प्रिंसिपल ऑफ पोलाइटनेस। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स पे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करें रिदम की। रिदम के बारे में मैंने बताया कि इसे लय बोलते हैं। ठीक है, इसका होता है कि एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न साउंड या मूवमेंट का। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है, तो साउंड या मूवमेंट का क्या होना है, रिपीटेड पैटर्न होना चाहिए। जैसे मान लो कि कहीं पे आप साउंड ऊपर कर रहे हो, फिर नीचे कर रहे हो, फिर ऊपर कर रहे हो, फिर नीचे कर रहे हो, तो वो लय हो गया है। जैसे कोई ढोलक बजाते हैं, कुछ ही बजाते हैं, तो उसमें एक जो धुन होती है वो क्या करते हैं, हम बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लय, उसे बोलते हैं रिदम। तो ये जैसी कम्युनिकेशन में एक अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी कुछ वर्ड्स को ऊपर खींचना पड़ता है, किसी को नीचे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो होता है रिदम। इसमें थोड़ा और डिस्कस कर दूं मैं। एक होता है स्ट्रेट्स लेवल और एक होता है अनस्ट्रेट्स लेवल। मैंने लिख नहीं पाया बट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। स्ट्रेट्स लेवल और अनस्ट्रेट्स लेवल मतलब एक वर्ड के ये दो पार्ट हैं। वर्ड के दो पार्ट हैं मतलब कि अगर कोई वर्ड है उसमें जिस भाग को आप खींचते हो ज़्यादा, जिसमें आपको लॉन्ग ज़्यादा खींचना पड़ता है, लाउडर तेज बोलना पड़ता है, हाइजर मतलब ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है, वो होता है स्ट्रेट्स लेवल्स। और जिस पार्ट में आपको शॉर्ट मतलब कम आवाज़ में और धीमे और आराम से बोलना पड़ता है वो होता है अनस्ट्रेट। जैसे मान लो मैंने बोला एप्पल, तो जो ए है उसको मैंने क्या क्या खींचा है, उसको तेज बोला एप्पल, तो ए क्या है स्ट्रेट, और जो पल है उसे मैंने आराम से बोला वो क्या है अनस्ट्रेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिदम के। तो रिदम क्या होती है कि ये रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है किसका, साउंड और मूवमेंट का। ठीक है, उसके बाद है राइम। राइम मैंने बताया था आपको, राइम क्या होता है, जो राइम होती है वो क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल साउंड एट द एंड ऑफ लाइन्स। मतलब लाइनों के लास्ट में क्या होता है कि एक साउंड रिपीट होता है। जैसे मान लो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ हाउ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो जो स्टार है और आर इनका साउंड कैसा है, एक जैसा है। तो सेम साउंड जब लास्ट लाइनों में रिपीट होता है तो उसे हम बोलते हैं राइम। ठीक है, वैसे ही अप एव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन स्काई। तो हाई और स्काई दोनों का साउंड कैसा कर रहा है, मैचिंग कर रहा है। जितने भी गाने बनते हैं सबकी जो लास्ट लाइन का जो वर्ड होता है उससे मोस्टली कैसा होता है, समान होता है, उसे हम बोलते हैं राइम। ठीक है, अलिट्रेशन की बात करें तो अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन इसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। मतलब कि जब किसी दो या दो से अधिक शब्दों के जो पहला लेटर है, पहला जो वर्ड है, अगर वो समान है तो वो आता है अलिट्रेशन में। ठीक है, द यूज़ ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। मतलब कि जो जो वर्ड है उनका जो पहला लेटर है अगर वो समान है तो वो क्या होगा, अलिट्रेशन होगा। जैसे आपने सुना होगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चम्मच से चटनी चटाई, सबके आगे चाय है, तो वो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, मतलब अलिट्रेशन है। वैसे ही
खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ऐसे बहुत सारे हैं कि पपीता, पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है कि वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल, तो ट्विंकल ट्विंकल में क्या है, अलिट्रेशन है, ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फिगर ऑफ स्पीच में आएंगे। तो अलिट्रेशन, जहाँ भी आपको दो वर्ड के पहला लेटर समान मिले आप डाल दो अलिट्रेशन, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला है लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी। देखो लिटरेरी और नॉन लिटरेरी क्या होता है, लिटरेरी लैंग्वेज वो होती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते नहीं, जो डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, जिसको हम एक स्पेसिफिक चीज़ को लिखने के लिए करते हैं, उसमें आप फिगर ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं, मतलब एक प्रॉपर टाइप से जिसको आप लिखते हो उसे बोलते हैं लिटरेरी। जिसका यूज़ हम करते हैं ड्रामा लिखने में, स्टोरीज लिखने में, उसे बोलते हैं लिटरेरी। और जो नॉन लिटरेरी है, मतलब कि जिसको हम अपनी गांव की जो भी अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं नॉन लिटरेरी, ठीक है। जिसके लिए हम ग्रामर को फोकस नहीं करते हैं, जिसके लिए हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, उसमें फिगर स्पीच है कि नहीं है, उसको हम सजाते नहीं हैं, उसे बोलते हैं नॉन लिटरेरी। जिसको ग्रामर देखना पड़ता है, फिगर ऑफ स्पीच देखनी पड़ती है, सजाना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं लिटरेरी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। फिफ्थ है एजोनेंस। एजोनेंस को हम बोलते हैं बॉबल राइम, मतलब इसे स्वर साम्य अलंकार भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो बॉबल्स होते हैं उनका साउंड कैसा होता है, रिपीट होता है, उनका साउंड एक जैसा रहता है। जैसे मान लो कि ऐसे दो वर्ड जिनके मीनिंग, अक्षर, जो वर्ड की स्पेलिंग है वो अलग हो, अक्षर अलग हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उनका स्वर वाला पार्ट है वो कैसा हो, समान हो। जैसे कोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है, वेट हो गया, सेट हो गया, तो उसमें ओ जो वर्ड है कोल्ड में बोल्ड में समान आ रहा है, कोल्ड बोल्ड, ठीक है। सेट बैट, तो उसमें सेट ए, जो ए वाला पार्ट है वो क्या है, स्वर है, तो उसमें क्या हो रहा है, समान है। वैसे ही स्नैक पैक, ठीक है, थ्री ट्रीज, तो उसमें ये सब क्या है, एजोनेंस के टाइप्स हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड दिखे किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कहीं जो स्वर है वो रिपीट हो रहा है, तो आप एसोनेंस डाल देना, आपका गलत नहीं होगा। फिर अगला है मेटोपोइया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो वर्ड का जो साउंड है, अगर वही साउंड उसके द्वारा किया जाता है, मतलब सेम साउंड होता है, तो उसे हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें हमिंग दिया गया था कि सी वाज हमिंग अ सॉन्ग। तो जब भी हम सॉन्ग हमिंग करते हैं, मतलब कैसे अब जो मैं कर रहा हूँ उसमें आवाज़ कैसी आ रही है, हमिंग की आ रही है। और जो वर्ड है वो भी क्या है, हमिंग है। हमिंग मीन्स क्या होता है कि आवाज़ ऐसे आवाज़ करना, तो दोनों में कैसी है, समानता है। तो ऐसे वर्ड जो वो वर्ड होते हैं और जो वो काम करते हैं, दोनों में समानता हो, तो वो आते हैं किसमें, ओनोमेटोपिया में। जैसे कुक्कू, कुक्कू मीन्स केवल कोयल होता है, ठीक है। तो कुक्कू की आवाज़ कैसी निकलती है, कुकू 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 कू कू, तो वो कुक्कू की आवाज़ निकाल रही है, तो उसमें कौन सा होगा, ओनोमेटोपिया होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिमली की। सब बहुत ही सिंपल है। सिमली में क्या होता है कि जहाँ पे एज या लाइक आए, सिमली में क्या होता है, जहाँ पे एज या लाइक आए। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर एज या लाइक आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, सिमली, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, किसी चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, पूरा कंपैरिजन नहीं हो रहा है, उसको बताया जा रहा है कि आप उसकी तरह हो। यू आर लाइक द सन, यू आर लाइक द मून, तो आप क्या कर रहे हो, कंपेरिजन कर रहे हो किसकी, आपकी और मून की, चंद्रमा की कंपेरिजन कर रहे हो, तो उसमें एज या लाइक आता है, ठीक है। तो हो गया सिमली। सिमली के बाद आपका आता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो मैंने बताया था कि जो इज़, एम, आर, हैज़, हैव, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, उसके बाद आपकी तो ये जो जितनी भी होती हैं, जो ऑक्सिलरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। ध्यान रखना, इज़, एम, आर, डू, डज, ये जितने भी होती हैं, हैज़, हैव, ये सब क्या होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। अब अगला है मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें आता है कोड, कैन, माइट और टू। तो जो ये आपकी मे, शुड से जो ये आते हैं आपकी, सब किस में आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। अगला है आपका रिपीटिशन, मतलब जब भी कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई फ्रेज रिपीट होता है, जैसे मान लो गाना है धीमे 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 धीमे, तो उसमें क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई पूरा सेंटेंस रिपीट होता है, ट्विंकल ट्विंकल रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा, रिपीटिशन आ जाएगा, ठीक है, रिपीटिशन आ जाएगा। ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ड रिपीट हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें कौन सा आएगा, रिपीटिशन आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ
आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ड्रिंकिंग, आई वॉज जंपिंग, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज कीपिंग, आई वॉज सेइंग, आई वॉज टेलिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉज को रिपीट कर रहा हूँ, तो आई वॉज क्या हो जाएगा यहाँ फिर रिपीटेशन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। मेटाफोर की बात करूँ तो मेटाफोर आपको पता है इसे रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि आप कंपेरिजन करते हो लेकिन आप उसको पूरा उसके समान बता देते हो। ठीक है, इसमें क्या करते हो, आप कंपेरिजन करते हो लेकिन उसको पूरा उसके समान बता देते हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया तुम चांद हो, मैंने आपकी कंपेरिजन कैसे किया, चांद से। मैंने ये नहीं बोला तुम चांद जैसे हो, मतलब चांद और तुम अलग नहीं हो, तुम चांद हो, तुम ही चांद हो। चांद और तुम में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम चांद हो। हम क्या कर रहे हैं, उससे पूरा कंपेरिजन कर रहे हैं, तो वो होता है मेटाफोर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफोर, एक होता है मिक्स्ड मेटाफोर। एक्सटेंडेड मेटाफोर क्या होता है, जब हम किसी पोएम या किसी भी चीज़ में लगातार बार बार मेटाफोर का यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफोर। और जब हम उसको नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं, और जो जिसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक मेटाफोर को जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड मेटाफोर। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस जिसमें हमने दो मेटाफोर्स को जोड़कर क्या बनाया, क्या किया है, उसमें विशेषता बताई है या फिर उसको अच्छा किया है, तो होता है मिक्स्ड मेटाफोर। और जब हम एक या दो लाइन में बार बार रिपीट करते हैं मेटाफोर्स को, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफोर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। अगला है स्नैक्ड की मीन्स होता है उपलक्ष्य अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ड है, मतलब जिस वर्ड का या सेंटेंस का यूज़ किया गया है उसमें एक पार्ट क्या करता है, पूरी चीज़ को दर्शाता है, या फिर पूरी चीज़ एक पार्ट को दर्शाती है। ठीक है, एक पार्ट क्या करता है, पूरी चीज़ को दर्शाता है, या फिर पूरी चीज़ एक पार्ट को दर्शाती है। इंग्लिश में अगर बोले तो इससे बोल सकते हैं अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि एक पार्ट क्या करता है, पूरी चीज़ को दर्शाता है या फिर पूरी चीज़ पार्ट को दर्शाती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रेड। ब्रेड का हम क्या करते हैं, कभी कभी पूरे फूड को भी डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, जो ब्रेड वर्ड होता है हम करते हैं कभी कहते हैं हैव यू टेकन ब्रेड, या फिर कि लोगों को ब्रेड नहीं मिल पाता है तो हम क्या करते हैं, उस ब्रेड वर्ड से पूरा भोजन जो होता है ना, फूड, उसको दर्शा देते हैं, जबकि ब्रेड क्या है, एक फूड का पार्ट है। वैसे ही जैसे हम कभी बोलते हैं कि इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, तो उसमें इंडिया नहीं जीतता है, को जीतता कौन है, इंडिया, इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है। इंडिया तो पूरा देश है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक देश से, इंडिया से हम क्या कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा होता है, स्नैक्ड, कम पूछा जाता है लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिर आता है मेटोनमी। तो मेटोनमी में क्या होता है, इससे बोलते हैं लक्षणा अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट। अगर सिंपल भाषा में हम कहें इसको तो ये हो जाएगा कि इसमें जो एक वर्ड होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और वर्ड के लिए। मान लो कि आपने रियल वर्ड नहीं लिखा, आपने कोई दूसरा वर्ड उसके लिए जगह रिप्लेस कर दिया, तो वो वहाँ पे आ जाता है मेटोनमी। यहाँ पे लक्षण बता रहे हो, जैसे मान लो कि मैंने बोला आई रिमेन लॉयल टू द क्राउन, तो क्राउन हमने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे किसके लिए, क्राउन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है राजा के लिए। ठीक है, क्राउन मीन्स क्या होता है, राजा का मुकुट, बट मैंने यहाँ पे क्राउन का यूज़ किसके लिए किया है, राजा के लिए यूज़ किया है। तो इससे हमने बोला आई रिमेन लॉयल टू द क्राउन, मैं राजा के लिए कैसा रहूँगा, लॉयल रहूँगा। तो क्राउन को हमने किंग की जगह पे यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मेटोनमी हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहे हैं। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम चीज़ों को, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें हम ऐसी क्वालिटी बता रहे हैं जो इंसानों में होती है। जैसे हमने बोला कि टेबल नाच रही थी, तो नाचता कौन है, इंसान नाचता है, लेकिन मैंने क्या किया, नॉन लिविंग थिंग को भी नाचता हुआ दिखाया है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मानवीकरण, जब हम क्या करते हैं कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे चांद गा रहा है, सूरज बोल रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, जो इंसान की क्वालिटीज उसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, या किसी प्लांट्स में दर्शाते हैं या एनिमल में दर्शाते हैं, तब भी वो क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। अच्छे समझ लेना इसके, ये इसके बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे ये मिलते हैं पर्सनिफिकेशन। ठीक है, अगला है आयरनी में क्या होता है, इसमें हम कोई बात बोलते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं, क्या करते हैं, इसको थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं, कंप्लीटली अपोजिट होती है जो हमने बोला है उसका। कोई ऐसी बात जो कंप्लीटली क्या होती है, अपोजिट होती है जो हमने स्टेटमेंट दिया है उसका। जैसे मान लो मैंने बोला कि सी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो, मतलब वो बहुत बड़ी सिंगर है लेकिन वो जो कौवे की तरह गाती है। तो मैं बोल रहा हूँ बड़ी सिंगर है लेकिन कौवे की तरह गाती है, कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया है बड़ी सिंगर, उसका उल्टा बोल दिया कि कौवे की तरह गाती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आयरनी हो जाएगा। या फिर इसका और ले सकते हैं, दिस इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज, मतलब ये मेरा ब्रिलियंट बच्चा है जो कि कॉलेज से फेल हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अजीब टाइप से दर्शाने के लिए इसका यूज़
करते हैं आयरनी का, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका मतलब उससे बिल्कुल उल्टा होता है, उसे हम बोलते हैं आयरनी। अब आयरनी और ये पैराडॉक्स है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि पैराडॉक्स क्या होता है, विरोधाभास। पैराडॉक्स क्या होता है, विरोधाभास होता है। इसमें क्या होता है, अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ बट हैज़ ट्रू मीनिंग व्हेन एग्जामिन्ड क्लोजली। मतलब क्या होता है इसमें कि जो पैराडॉक्स होता है उसमें जो स्टेटमेंट होता है, देखो आयरनी में क्या होता है, स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो आपने बोला उसका अपोजिट मतलब होता है स्टेटमेंट का, ठीक है, लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है कि जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो तो आपको लगेगा कि जो स्टेटमेंट है वो विरोध कर रहा है अपना खुद का, ठीक है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो अगर आप अच्छे से क्लोजली एग्जामिन करोगे, अच्छे से एग्जामिन करोगे तो आपको लगेगा कि मीनिंग ठीक है। मतलब कि सेंटेंस अपने का विरोध करता है लेकिन जो उसकी मीनिंग है, जो बताना चाह रहा है वो कैसा होता है, सही होता है। जैसे सेव मनी बाई स्पेंडेड इट, मतलब पैसा बचाओ उसको खर्च करके। तो आप समझोगे यार पैसा बचाओ उसको खर्च करके, पैसा कब बचेगा, जब उसको बचा के रखेंगे, जब उसको हम खर्च नहीं करेंगे। बोल रहा है पैसा बचाओ खर्च करके, पगला गया क्या है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी जो वो बात बोली है पैसा बचाओ, तो आपने क्या किया, उसका विरोध कर दिया उसको खर्च करके। लेकिन इसकी जो मीनिंग अगर आप अच्छे से समझोगे तो क्या है, पैसा बचाओ उसको खर्च करके, पैसे को बचाओ। जब पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा, जब लोगों के पास जाएगा तभी पैसा बचेगा। अगर पैसा आप रखे रहोगे इकट्ठा करके तो पैसे की ज़िंदगी ख़त्म होती रहती है। वो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो समझ में आ जाता है। तो वो होता है पैराडॉक्स। अब हम बात करते हैं एंटीथेसिस की, ठीक है। तो एंटीथेसिस क्या होता है, द पुटिंग टुगेदर ऑफ टू अपोजिट आइडियाज़ कॉल्ड एंटीथेसिंग। जब हम दो आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक साथ पुट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एंटीसेथिंग। कौन से आइडियाज़, अपोजिट आइडिया, तीनों चीज़ एक थी। आयरनी में क्या था कि हम स्टेटमेंट दे रहे थे, फिर हमने जो स्टेटमेंट दिया है हम उसकी कंप्लीटली अपोजिट मतलब रहता है हमारा, ठीक है, तो आयरनी हो जाता है। पैराडॉक्स में क्या होता है, जो हमने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, वो क्या करता है, खुद का विरोध करता है लेकिन उसका मीनिंग कैसा होता है, सही होता है। जब उसको अच्छे से समझेंगे तो एंटीथेसिस क्या कहता है कि जो यहाँ पे दो आइडियाज़ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, अपोजिट आइडिया देते हैं। जैसे मान लो पहला है बर्निंग अ फायर टू स्टे कूल, मतलब कि लकड़ी आग जलाओ किस लिए, ठंडा रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्निंग ऑफ फायर टू स्टे कूल वाला है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो फायर है उसका अपोजिट क्या है, कूल है। तो यहाँ पे ही दो अपोजिट आइडियाज़ दर्शाए जाते हैं। वैसे ही स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, तो स्पीच और साइलेंस दोनों अपोजिट एक दूसरे के, उनका दोनों का यहाँ पे जिक्र एक सेंटेंस में हुआ है। तो ये कौन सा हो जाता है, एंटीथेसिस, ठीक है। एलेगरी की बात करें तो एलेगरी बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझना इतना आसान नहीं होता है। इसको समझने के लिए ना, मतलब इस पर पूरी पूरी बुक लिखी जा सकती है। एलेगरी को समझते हैं जब हम इसको एक उससे समझते हैं, नॉवेल से। एक नॉवेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक इंसान है, ठीक है, उसमें क्रिश्चियन, आई थिंक क्रिश्चियन नाम का इंसान होता है। तो वो क्या करता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो हम बोलते हैं नरक टाइप की, ठीक है, तो वहाँ से वो निकल के स्वर्ग की तरफ जाना चाहता है। स्वर्ग की तरफ जाते क्या होता है, उसको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं। अब कैरेक्टर के नाम क्या होते हैं, किसी का नाम खुशी होता है, किसी का नाम दुखी होता है, किसी का नाम मौत होता है, और किसी का नाम, मतलब ऐसे जो हमारी रियल लाइफ में आती है हमारे पास, किसी का नाम होता है पैसा, किसी का नाम होता है लालच, किसी का नाम होता है बुराई। तो ये सब उसको कैरेक्टर मिलते हैं। तो उसमें नॉवल में क्या किया है, जो राइटर उसने क्या किया कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो हमारी सॉल्यूशंस है, जैसे खुशी है या फिर दुखी है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उसको उसने क्या किया, कैरेक्टर में डाला है, उसको लोगों में दर्शाया है। तो जो ऐसी काल्पनिक चीज़ों को जो इमेजनरी बनाते हैं, ऐसी चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है, जो लाइक स्टोरीज़ में या फिर इसको फिगर आउट करते हैं, वो होता है एलगरी करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एलगरी। मतलब कि आप पिक्चर्स से एक दिमाग में पिक्चर बनाते हो, उनसे क्या करते हो, पूरा कोई मतलब समझाना चाहते हो, कोई एक मीनिंगफुल सेंस बताना चाहते हो, एलगरी में ये आता है, ठीक है। जब कोई आप पिक्चर से या फिर कोई स्टेटमेंट से या कोई भी जो स्टेटमेंट है उससे आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो, कोई मोरल वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं, तो वो किस में आता है, एलगरी में आता है। अगला है सिंबल। सिंबल और एलगरी दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। सिंबल में क्या होता है कि कोई चीज़, कोई सिंबल बना हुआ आप उससे समझते हो, उससे आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि या फिर कोई कोड आपने बना दिया, जैसे मान लो कि CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो CO2 अगर मैं बोलूँगा तो आप समझ जाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो आपने एक कोड बनाया, जरूरी नहीं है कि सिंबल बनना हो। जैसे सिंबल मतलब जो हॉस्पिटल का होता है, जो प्लस होता है, प्लस रेड कलर से बना होता है गोल सर्कल में, तो अगर वो बना होगा तो समझ जाओगे कि ये एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई गाड़ी है, तो वो सिंबल से में आ जाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं इमेजरी की। इमेजरी क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं माइंड में, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि पानी ऐसा लगता है कि आप पानी के पास पहुंच गए हो और उसे पिया तो आपको उसका टेस्ट खरा लगा है। तो ये होता है इमेजरी। जब आप कोई स्टोरी सुनते हो तो आप उसमें बह जाते हो, उसको सोचने लगते हो, इमेजिन करने लगते हो, तो वो होता है इमेजरी। ठीक है, तो ये आपके थे शॉर्ट नोट्स। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड। स्ट्रक्चर वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज मैंने आपको बता दिए थे कि 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए में कौन से आते हैं? जो कुड, कैन, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो टाइप ए में आती हैं। ठीक है, और टाइप बी में कौन सी आती हैं? जो परफेक्ट वाली होती हैं, परफेक्टिव होती हैं, वो टाइप बी में आती हैं। मतलब कि हैव, हैज़, हैड, ये सब किस में आते हैं? टाइप बी में। टाइप सी में कौन से आते हैं? जो पोसेसिव होते हैं, मतलब जो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, ये सब आते हैं आपके टाइप सी में। टाइप डी में आते हैं आपके पैसिव वाले, मतलब जिसमें इज, एम, आर लगा हो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, मतलब पैसिव जो वॉइस होती हैं वो किसमें आती हैं? पार्ट डी में। ये सब आपके हो गए कॉम्प्लेक्स वर्बल फेस के सभी टाइप्स। और जो स्ट्रक्चरल वर्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप जो नोट्स उसमें देख लेना, थोड़ा सा इसमें डीप है आई थिंक, तो इसको आप उसमें नोट्स में देख के कर सकते हो, उसमें देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप फिर भी एक बार देख लेना इसको। और ये पूरा क्लियर हो चुका है थ्योरी वाला। थैंक यू सो मच।